कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और ये जो जिंदा दिली है ये अपने आप में एक कला है क्या? वैसे हम जो इंसान हैं वो तो बहुत ही पहुंची हुई एक प्रजाति है, हर चीज़ बस यूं ही मिनटों में बस सीख जाते हैं और अपने जीवन में उसको हम अप्लाई भी करते हैं। लेकिन एक्चुअली ज़िंदगी है क्या, ये जो जीने की कला है ये क्या है? इसी विषय पर आज बातचीत करने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारी खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर शायंतनी भट्टाचार्य। बहुत बहुत स्वागत आपका। बागबाजार विमेंस कॉलेज में आप प्राध्यापिका के तौर पर कार्यरत हैं, मनोविज्ञान पढ़ाती हैं। तो शायंतनी, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बात होती है अक्सर इस विषय पर, लाइफ स्किल्स या ज़िंदगी जीने का जो कौशल है ये आखिर है क्या? लाइफ स्किल ये जो टर्म है हम लोग बोलते हैं, इसमें दो शब्द है, लाइफ जीवन, स्किल कौशल। तो फिर ये जीवन कौशल है क्या? जीवन शैली बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। पहले तो ये समझ ले कि जीवन है क्या। जीवन मतलब एक आपका जीवन काल, मतलब आप जब पैदा हुए हो तब से लेके जब तक आप ना मर जाओ, ये पूरा जो टाइम है, ये पूरा टाइम में आप कैसे अपना ज़िंदगी जीते हो और ये जीने के तरीके में हम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी डालें जो कि हमको लगे कि हमारी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत है। तो हम लोग सोचते कि पहले तो हम क्या ज़रूरी है, सबसे पहले हम खुद पैदा लिए हैं, तो फिर सबसे पहली ज़रूरी बात खुद है, सेल्फ। उसके बाद अकेले तो जी नहीं सकते, बिल्कुल। तो हमारे साथ जो है, जिनके साथ हमको आगे बढ़ना है, जीना है, वो हमारी फैमिली हो, दोस्त हो, हमारे साथ जो काम करते हैं वो हो, कोई भी। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वो सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। और इसमें हमारा क्या आ जाता है? सोशल स्किल्स मतलब हम उनसे कैसे बात करते हैं, तो फिर आपका कम्युनिकेशन भी यहाँ पे आ गया, ये भी हमको सीखना है। तो कम्युनिकेशन सीखना क्यों है? क्योंकि किससे कैसे बात करें ये सोच के बात करना है, ताकि वो जो बात हम कर रहे हैं वो बस बात ही ना रहे, उसका कुछ सच में कुछ उपयोग हो, जो हम करना चाहते हैं उस उपयोगिता का अगर हम ध्यान में रख के बात करें तो फिर वहाँ पे हमने हमारा जो थिंकिंग, चिंतन जो शक्ति है, हमने उस बारे में भी हम लोगों को सोचना है। और ये सबको पूरा ज़िंदगी में खुद को, काम को, सबको बैलेंस करके चलने के लिए हम सबको एक नंबर की मैनेजमेंट का मास्टर होना चाहिए, सारे के सारे मैनेजर्स। हाँ। तो हम सबको इन चारों जो भी हमने बात की है, इन 4-5 जो भी फैक्टर्स है, इन सब में हम लोगों में कुछ ना कुछ अपने तरीके से, ऐसे अपने तरीके से क्यों? क्योंकि मेरा जो भी जीवन शैली है वो मेरे जीवन के जो भी डिमांड्स है उसके हिसाब से होगा। बिल्कुल। तो फिर हमको अपना जीवन शैली उस हिसाब से बनाना है। बिल्कुल सही बात। तो ये तो जीवन कौशल की बात हो गई। लाइफ स्किल्स आखिर होती क्या चीज़ है? हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस विषय पर बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन पर कितनी ज़्यादा अहमियत डाली जाती है? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी अगर हम बात करें, आप क्या कहना चाहेंगी? और साथ ही कितने अवेयर हैं लोग, माता पिता, टीचर्स, इस विषय पर कितनी जानकारी रखते हैं? सबसे पहली बात, जो दूसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन का, वो मैं पहले आंसर करना चाहूँगी। एक तो देखिए, ये जो फैंसी टर्म्स है अभी हम लोग यूज़ करते हैं, लाइफ स्किल्स, अगर इसको हम यूज़ ना भी करें तो पहले से ही ये था हमारे में के सारे कल्चर्स में होंगे, स्क्रिप्चर्स में होंगे कि ये जो अगर हम वेदास का सोच ले, ये जो हम लोग चतुराश्रम में बनाते हैं ना कि पहले पढ़ाई का टाइम होता है, फिर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद गार्हस्थ, ये भी तो जीवन शैली है। बिल्कुल। तो हर बार में हमारे साथ शायद ये फैंसी टर्म्स नहीं होते हैं, लेकिन हम सबको पता होता है कि जीवन जीना कैसे होता है, और हर फैमिली, हर स्कूल, सब कुछ में ये थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। तो फिर एग्जैक्टली अगर हम ऐसे करके बात करें कि लोग कितने अवेयर है, अलग से तो लोग अभी तक जितना मैंने देखा हुआ है, लाइफ स्किल्स अभी तक लोगों में इतना, मतलब ये जो ऐसे करके सोचते कि सारे डोमेन्स में ये करना है, वो करना है, ये सब इतना तो लोग अलग से नहीं सोचते होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचे कि हम लोग स्ट्रेस से कैसे जूझे, कि हम तनाव में हैं उससे कैसे जूझ सकते हैं, कि हम अपने आप को कितना सक्षम बनाएं, इन सब के मामले में ये सब
अपने हिसाब से जिनको जितना जानना है वो अपने फैमिली की तरफ से या स्कूल की तरफ से वो करना चाहते हैं। ये अवेयरनेस इतना तक है कि क्योंकि अभी तक लोगों में इतना, सबके पास ये लाइफ स्किल्स है क्या, इतनी सारी बातें अभी तक लोगों के पास पहुंची नहीं है। बिल्कुल। अब जो पहला क्वेश्चन था कि लाइफ स्किल एडुकेशन में अगर हम लिटरेचर की तरफ के जाए कि पॉलिसीज क्या क्या हुआ है कि गवर्नमेंट में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर चेंज आपको एजुकेशन सिस्टम में लाना है तो फिर वो पॉलिसी के थ्रू ही आएगा। बिल्कुल। तो फिर वो तो NCF और 2005 में अपना जो गाइडलाइंस है वहाँ पे वो लोग लेके आ गए हैं कि सारे स्कूल्स में होना चाहिए। यूनिसेफ का एक पूरा आपका प्रोटोकॉल है, एक प्लान है कि ऐसे करके आपको लाइफ स्किल्स लाना है। CBSE वो उन्होंने क्लास 6 से 10 तक इसको रखा भी है अपने करिकुलम में बेस्ड में। लेकिन अगर इसको हम सब प्रायोगिक रूप से देखें कि ये कितना अभी आया है, तो ये ना इंडिया में अभी तक ये इमर्जिंग है, पूरी तरह से ये अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। क्योंकि इसका 2 फैक्टर है। एक तो अभी कोई भी चीज़ अगर नया आए तो जो लोग सिखाने के लिए आएंगे उनको भी तो उसके इक्विप्ड होना चाहिए, मतलब टीचर्स को भी वो ट्रेनिंग चाहिए होगा कि जो कि हम, क्योंकि लाइफ स्किल्स ये तो डायरेक्टली एडुकेशन पढ़ाना नहीं होगा ना। क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन समझा रहे हैं, किसी के साथ सोशल स्किल्स बातें करना समझा रहे हैं, तो फिर हमको वो बॉन्डिंग सिखाने के लिए क्लास में ये तो नहीं सिखा सके बात करो दोनों, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कुछ करना होगा। तो फिर वो जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो भी अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो इसीलिए अभी जो इंडिया का स्टेटस है इन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो ये हम लोग बोल सकते हैं स्टेटस अभी इमर्जिंग है, डेवलप्ड नहीं है, लेकिन आ गया है। मतलब अभी जागरूकता शुरू हुई है और आगे चल के हम लोग जरूर इसका पूरा फुल फ्लेजेड एक रूप देखेंगे इंडिया में। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन ये तो बात हुई कि ये एक इमर्जिंग विषय है। अगर हम शिक्षण की बात करें, शिक्षण प्रशिक्षण की बात करें, तो टीचर्स जो है वो भी सीख रहे हैं और बच्चे जो हैं उनको वो भी सीख रहे हैं, दोनों ही सीख रहे हैं। लेकिन स्ट्रेस की बात आपने की, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रेसर्स होते हैं जिनसे हमें जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो इन स्ट्रेसर्स का मुकाबला करने के लिए हमें इन लाइफ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, और किस तरह से हम मुकाबला करें, क्या भूमिका है लाइफ स्किल्स की? एक तो पहले समझना है कि तनाव होता क्या है और कब होता है। हम बहुत सिंपल सी भाषा में अगर ये समझे तो फिर ज़िंदगी में हर रोज़ हमारे पास हम सोच के चलते हैं कि हमको ये करना है। सोचो कि हमको जो, अब एकदम सिंपल एग्जाम्पल कि हमको प्यास लगी है और मेरी ये प्यास बुझेगी 100 ml पानी से। अब मेरे पास है 50 ml पानी, तो फिर क्या हो गया कि जो डिमांड है और जो मेरे पास रिसोर्स है, इन दोनों में मिसमैच हो गया है, मेल नहीं है। तो मुझे चाहिए 100, है मेरे पास 50, तो फिर जब भी ये बेमेल कोई भी आपके पास डिमांड आएगा तो वो तनाव देगा आपको कि क्या करें। तो फिर जब भी तनाव आएगा उसके साथ अगर इसके साथ हमको क्या करना है ये हम सोचें, तो फिर उसके वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आएगा कोपिंग, कि हम लोग तनाव से कैसे जूझे। अब इसका ना बहुत हर जो इंसान है वो हर एक ही टाइप का कोपिंग करेगा ऐसी ज़रूरी नहीं, अलग अलग होती है सबकी कोपिंग स्किल्स, सबके कोपिंग स्किल्स अलग होते हैं, सबका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम अलग होते हैं, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो उस हिसाब से वो इंसान खुद अपने तरीके से कोशिश करेगा कि हम इससे जूझे, और कौन कितनी उपयोगिता से अपना ये चीज़ कर सके कि मेरा ये जो चीज़ है, डिमांड है कि मेरी ये जो सीमित रिसोर्सेज है उससे भी मैं मैनेज कर लूँ, तो वही वो मेरे वो एक अच्छा मैनेजर है, कोपिंग में भी वो अच्छा करेगा। अब ये वेरियस कोपिंग स्किल्स मैंने कहा कि हर किसी का अलग होता है, मतलब हम अगर नाम की तरफ जाए, किसी का प्रॉब्लम फोकस्ड है, इमोशन फोकस्ड है, अब इसके भी काफ़ी कई ज़्यादा स्ट्रैटेजीज है, उसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम लाइफ स्किल्स के साथ भी इसको हम मिला ले तो फिर देखिए हम जितना भी डोमेन्स कह ले कि आप खुद पे ध्यान दो, टाइम पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, तो एक्चुअली आप किसी को भी ना किसी से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात। टाइम भी आपका है, तनाव भी आपका ही है,
आप तो आपके हो ही, ये जो रिश्ते भी है ये आप ही के हैं। तो फिर अगर सारा चीज़ हम खुद से स्टार्ट करें ना, वो जो इंग्लिश में है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो सारा चीज़ हमको खुद से स्टार्ट करना है कि हम पहले सोच ले कि हमको क्या कर चाहिए। हम सबसे पहले कहते हैं कि प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। खुद से पूछो कि इमीडिएट मुझे क्या चाहिए। जैसे कि हमने अभी कहा था प्यास के बारे में कि मुझे 100 ml पानी चाहिए, है ना, पानी चाहिए, 50 ml है तो पानी है ना, हम प्यास से मरेंगे नहीं। तो अभी हम 50 से काम चला लेंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि ये 50 हम कहाँ से लाए। एक ये तरीका हो सकता है। हम कुछ और भी सोच सकते हैं कि इस 50 में से हम अभी 25 पिए, 25 को आगे चल के यूज करें, क्योंकि हो सकता है आगे भी हमको जरूरत पड़े और आगे पानी ना मिले। तो फिर एक ही हम लोगों को ये सोचना है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी अगर हमारे पास मुसीबत आए तो उसका ना एक ही सल्यूशन है कि एक दरवाज़ा बंद है तो हम नहीं निकल सकते, ये सोच नहीं है हमारे पास। काफ़ी हमको कितना हम क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं उस मुश्किल से निकलने के लिए। ज़रूरी क्या है, ये सोच रखना कि इस प्रॉब्लम से हमको निकलना है। सबसे पहले ये सोच रखो, रास्ता अपने आप मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने बात की कि कैसे लाइफ स्किल्स एजुकेशन अभी जो है स्कूल्स में फ़िलहाल वो इमर्जिंग है, अभी तक पूरी तरह से लोगों में ना तो जागरूकता है और ना ही लोग इस विषय में उतना सोचते हैं। तो इसे सीखने की क्या कोई उम्र है? मतलब स्कूल्स में उस तरह से आप नहीं सीख रहे, तो आप बताइए शांतनी कि मेरे और आपके जैसे लोग क्या काफ़ी देर से भी लाइफ स्किल्स में पारंगत हो सकते हैं, इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं? इसका एक जवाब, पहला और एक ही जवाब है कि जब जागो तभी सुबेरा। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि देर जिंदगी में कभी देर नहीं होती। एक इंग्लिश में कहावत है कि लाइफ बिगिंस एट 40। मैं तो कहती हूँ लाइफ बिगिंस एवरी डे। बिल्कुल सही। तो हर दिन एक नया दिन है, उसके साथ आप नया कुछ सीखते हो। हम लोग अगर हर दिन में कुछ ना कुछ नया हर रोज ही सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखते। तो ये कुछ है नहीं कि हम लोग देर से सीख रहे हैं, कभी भी सीख रहे हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं है और किसी से भी सीख सकते हैं। एक दादी अपनी नाती या पोते से भी सीख सकते हैं। ऐसी ज़रूरत बात नहीं है कि हमको सिर्फ बड़ों से ही सीखना है, छोटों से भी सीख सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो जिंदा दिली, खेल कूद, ये हम लोग बचपन जो भी हम बचपन से करते थे अभी नहीं करते, वो हम जब बच्चों को देखते हैं उनसे सीखते हैं ना। अगर बच्चे हमसे ये धैर्य सीख सकते हैं तो हम भी उनसे वो सीख सकते हैं। तो सीखने की ना तो कोई उम्र है, ना तो कोई ऐसा है कि हम इसी से सीख सकते हैं कि हमको स्कूल से सीखना है। कोई जगह भी नहीं है डिसाइडेड। हम लोग प्रकृति से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो सीखने की कोई उम्र नहीं, सीखने की कोई जगह नहीं, और बस चाहत होनी चाहिए कि हमको सीखना है। हाँ, तो आप अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है पॉजिटिव बिहेवियर की। पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है? सबसे पहली बात तो कि पॉजिटिव या नेगेटिव ये चीज़ें बहुत रिलेटिव है। रिलेटिव इसलिए क्योंकि जो चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव है किसी और के लिए शायद नहीं हो सकती है। तो इसी बात में एक्चुअली पॉजिटिव बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर, जैसे कि अगर हम लोग ये सोच ले कि हम लोगों में ये जो भी साइकोलॉजिस्ट है ये कि हम लोग गए थे कि असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम अपने पहले सेल्फ अवेयरनेस की बात हम लोगों ने कर ली है कि खुद से पूछो कि खुद क्या चाहिए। कि कोई मुझसे पूछे कि चलो मेरे साथ अभी चलोगी, मुझे डर लग रहा है, तो मुझे नहीं जाना है। तो अगर मैं ये स्टेट धीरे धीरे कर दूँ, मतलब स्ट्रेट कर दूँ कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना है, तो आई एम बीइंग असर्टिव। जो आई एम स्टेटिंग माई माइंड, आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ। जो मैंने पहले भी कहा था कि खुद को पूछो, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, खुद से प्यार करो, पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर ये सब हमने कर लिया, तो फिर ये तो मेरा पॉजिटिव बिहेवियर हुआ। लेकिन अभी हम लाइफ स्किल्स में अभी कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में अगर बात करें तो हो सकता है कि उस इंसान को अभी हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अगर हम उसको ये बोले कि हम नहीं जा सकते तो उसको लगे कि ये जो इंसान है ये मेरे प्रति संवेदनशील नहीं है, मेरी जो अभी नीड्स है, अभी जो मेरी ज़रूरतें हैं वो नहीं समझ रहा है। तो फिर बात यहाँ पे ये है कि हम पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, जजमेंट की तरफ से अगर हम ना जाए तो हम सोचें कि हम लोग अपना बिहेवियर इस हिसाब से ढालें कि वो
ना तो मेरे को हर्ट करे कि मेरा इंटरेस्ट पूरा ही खत्म हो जाए, और ना ही जो सामने वाला इंसान है जो मेरे साथ है वो उसको भी हर्ट करे। जैसे हम इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते कि अभी थोड़ा मुझे टाइम दो, हम जाएंगे, तुम भी थोड़ा 5 मिनट बैठ जाओ, मुझे थोड़ा बैठने दो, हम जाएंगे। तो फिर एक तो मैंने खुद को भी ये प्रायोरिटाइज किया क्योंकि मुझे अभी नहीं जाना है। दूसरा, मैंने उसकी ज़रूरतों को भी नकारा नहीं कि हमको समझ में आ रहा है कि तुमको मेरे साथ जाना है, गिव मी सम टाइम, यू सेड, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम दोनों जाएंगे। तो ऐसे करके अगर हम सोचें तो जनरली पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर, ये हमने जो मैंने कहा था ना कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो हम कैसे सीखते हैं, हम अपना इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करते हैं, उस हिसाब से मैं तो सोच लूँगी कि ये इसका नेगेटिव बिहेवियर है, लेकिन ये उसका असर्टिव हो सकता है। बिल्कुल। जो अभी हमारे साथ, अगर हम ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी ने मेरे पे, मैंने पूछ लिया कि तुम अभी पानी पियोगे, बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया कि अभी तुम जाओ, तो हमको तो लगेगा कि वो नेगेटिव बिहेवियर है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो क्या जूझ के आया है। बिल्कुल, तो उसकी परेशानियां तो हमें नहीं पता। यस, तो फिर अगर कहीं पे हमने वो भी सोच लिया कि अभी ऐसी क्या बात हो गई कि वो मेरे पे चिल्ला दिया, तो ज़रूर उसके पीछे कोई वजह है, तो हम उसको भी थोड़ा वक्त देते हैं कि ये जो उसका व्यवहार है ये किसी एक चीज़ के लिए है, थोड़ी देर के बाद या हम उसको थोड़ा वक्त दें, उसके बाद हम इसके विषय में बात करेंगे। तो ऐसे भी हम लोग ये लाइफ स्किल्स को, पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर की जो ये सोच है, ये एक साइक्लिक सोच है, एक्सपीरियंस है, इससे बेहतर बाहर निकल के अगर हम इसको ऐसे सोचे, संवेदनशीलता सिर्फ ये नहीं होता है कि दूसरों को समझना, उसके अच्छे में बुरे में खुद को भी समझना होता है। बिल्कुल, कि कि मैं किस किस विषय में चिल्ला देती हूँ, मैं भी तो कभी कभी करती हूँ ना, क्यों करती हूँ। तो वैसे करके अगर हम सोचे तो देखिए रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, और कि मैं खुद भी खुशी रहूंगी ना, क्योंकि जिस मोमेंट मुझे ये लगेगा कि ये इंसान मेरे से अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, बुरा सबसे पहले मुझे ही लगता है, हर्ट तो मुझे ही होता है। बिल्कुल सही बात। तो अगर हम लोग ऐसे ना सोचे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचे, देखिए खुद को भी अच्छा ही लगेगा कि ये मेरे वजह से तो नाराज नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पर हमारी बातचीत में एक नई खिड़की खुली, ये संवेदनशीलता और हमदर्दी, ये भी एक लाइफ स्किल ही है अगर हम कहें तो। ये इसकी नींव तो बचपन में पड़ जाती है। बच्चे जब छोटे हैं वो सीख रहे हैं, वो सीखते हैं, कितनी चीज़ें सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, हम जानते हैं। तो इसके विषय में कुछ बताइए कि कैसे ये बच्चों में, आज की जो नई पीढ़ी है, शायद बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि वो थोड़े कम संवेदन हैं, थोड़े कम संवेदनशील हैं, तो आप इस विषय पर क्या कहेंगी? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि बच्चे देख कर ही सीखते हैं। जितना हम बोला जाता है, अगर हम बच्चों को अब देखेंगे तो आप जितना बोलते हो वो उससे नहीं सीखते, ज़्यादा वो सीखते हैं कि जो आप करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं कि जो बच्चे देख देख के ही सबके साथ सीख लेते। तो पहले के थोड़े कुछ दिन भी आगे, जब हम लोग भी छोटे हुआ करते थे, तो कम से कम अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वाली जॉइंट फैमिली नहीं भी हुई तो कम से कम ग्रैंड पेरेंट्स तो होते ही थे। बिल्कुल। और अभी का जो सेटअप है जनरली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे मम्मी डैडी शायद दोनों ही काम करते हैं। अभी तो मैक्सिमम घर में दोनों ही काम करते हैं। तो ये जो बच्चे सीखते हैं, संवेदनशीलता हम लोग बोलते हैं, तो ये जब सीखने की बारी आती है, ये तो तब होते हैं ना कि हम साथ में कितने सारे लोगों के साथ हम बात करते हैं। अगर ये होता है कि एक्सपीरियंस है, हम जितना सीखते हैं जीवन में, जितना देखते हैं, उस हिसाब से हम अपनी जीवन शैली को उस हिसाब से ही ढालते हैं। तो अगर इसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक कि मेरे जो नीड्स है, जो मेरी चाहते हैं, मेरी मम्मी डैडी नहीं समझते हैं, मुझे कितना बुरा लगता है। अगर हम ऐसे सोचे, अगर किसी का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये मेरे पास बार बार ही आ रहा है, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, कि हम कैसे हमारे जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है, तथ्य है जो हम पा रहे हैं बाहर से, उसको हम कैसे ले रहे हैं अपने अंदर, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम ऐसे सोच ले कि कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा है तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो अगर ये व्यक्ति थोड़ा उसको बुरा लग रहा है, ये रो रहा है, तो इसको कितना बुरा लग रहा होगा, तो फिर ये बच्चा ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है।
ये एक तरीका ये हो सकता है कि किसी एक का अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें संवेदनशीलता आ सकती है। रिसर्च कहती है कि इन बच्चों में आ सकती है ज़्यादा। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो भी रिसर्चर्स कह रहे हैं कि हम ऐसे भी प्रोसेस कर सकते हैं कि मेरा इमोशन तो कभी कोई नहीं समझा, जो मुझे चाहिए था कभी किसी ने वो तो मुझे नहीं दिया, तो फिर मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों समझूं। बिल्कुल वो भी हो सकता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों चीजें हो सकती है। ये मेरी तरीके से जो हम कहते हैं कि अपनी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी वो कैसे ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और इसके लिए फैमिली, स्कूल्स, जो भी एनवायरनमेंट में हम लोग पले बड़े हैं, जिसमें हम किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कंटेंट्स, हम लोग अभी के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन से कंटेंट्स हम लोग देख रहे हैं मीडिया पे, वो प्रिंट मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो, जहाँ पे हम सारे, क्योंकि विजुअल इमेजरीज का ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो अच्छा, कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की कगार पर है शांतनी, तो एक बहुत ही अहम बात मुझे लग रहा है कि छूट रही है, तो संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, या फिर EQ भी हम कह सकते हैं। IQ तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं, लेकिन EQ भी महत्वपूर्ण है। किस तरह से महत्वपूर्ण है, इस पर आप हमारे दर्शकों को EQ बताएं। मतलब इमोशनल कोशेंट, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो आपका यूनिट है वो EQ है। अब इसको अगर हम लोग लाइफ स्किल्स से बहुत जनरली समझे, तो फिर हम लोग जो अभी बात की है सामाजिक कौशल की, जो कि हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बात करते हैं, इमोशनल स्किल्स वो है। अब इंटरपर्सनल स्किल्स में कम्युनिकेशन, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी जब भी हम ये बोल रहे हैं कि एम्पैथी, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सेल्फ अवेयरनेस भी इसमें आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो लोगों को समझते हैं वो खुद से समझते हैं। अगर हम ये समझे, अभी मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया कि अगर मुझे इतना बुरा लगा होगा तो इसको कितना बुरा लगा होगा, तो समझ कहाँ से आई? खुद की समझ से। बिल्कुल। अगर मैं खुद को समझ लूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे खुद को समझना है। सबसे पहले तो खुद को जानो, फिर दुनियादारी करो। अब खुद को समझ लिया तो अब इस हिसाब से, इस पैरामीटर से अगर हम जब दूसरों को भी समझ ले कि अगर मुझे बुरा लगा होगा तो उसको कितना बुरा लगता होगा, और इसी हिसाब से अगर मैं उससे बातें भी करूं, एम्पैथी भी 3 तरीके से होता है, अफेक्टिव होता है, कंपैशनेट होता है, कॉग्निटिव होता है। तो उस हिसाब से हम उससे कैसे बात करें, फिर उस हिसाब से हम उससे कैसे व्यवहार करें, और फिर उसका दर्द समझना, ये 3 विषय में हम उससे केटर कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ में इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। अब कोई ये कह ले कि किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस 0 है, किसी का 100 है, ये नहीं हो सकता। हम सब में है, सब में है, कम ज़्यादा सब में होता है। जो जितना, अगर आप जितना ज़्यादा समझ रहे हो तो फिर आप ज़्यादा इक्विप्ड हो रहे हो। क्यों? क्योंकि हम लोग एक सामाजिक जीव है, हम अकेले नहीं जी सकते। तो फिर हम जितना ज़्यादा लोगों के साथ एडजस्ट करके उनके हिसाब से खुद को भी रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को भी, उनको, दोनों को रखना है। आप खुद को बिल्कुल ही निकाल दो तो फिर आप तो आपका वो जो लाइफ स्किल में आपने अपना लाइफ निकाल दिया। बिल्कुल सही। तो फिर स्किल का क्या करना है? बिल्कुल सही बात। तो फिर ये दोनों को रखो, अपना आप को रखो, दूसरों को भी रखो, तो हिसाब से चलो। तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस जो पार्ट है वो भी जीवन शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि उसी में आपका एम्पैथी आ रहा है, इंटरपर्सनल स्किल्स आ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ रहा है। बहुत खूब आपने कहा, और इसी बात पर आज का ये कार्यक्रम जीना इसी का नाम है हम यहाँ पर समेटना चाहेंगे। आपके साथ स्टूडियो में मौजूद थी मैं जैनिका, और हमारे साथ हमारी खास मेहमान डॉक्टर शांतनी भट्टाचार्य। नमस्कार।